नमस्कार। आज हम मराठा साम्राज्य के इतिहास में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो शिवाजी महाराज के उदय से लेकर मतलब साम्राज्य के उतार चढ़ाव और पेशवाओं के दौर तक जाती है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। शुरुआत शिवाजी महाराज से ही करते हैं। जन्म शिवनेर दुर्ग में, साल शायद 1627 से 1630, फिर 1674 में राज्याभिषेक हुआ, छत्रपति बने, रायगढ़ राजधानी। और एक खास बात, वो गंगा भट्ट वाली, उन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित किया था। ये उस जमाने में मतलब कितना जरूरी रहा होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी था। देखिए, गंगा भट्ट का उन्हें क्षत्रिय घोषित करना, ये एक तरह से सामाजिक और आप कह सकती हैं धार्मिक मान्यता थी। उनके शासन को वैधता मिली इससे। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की नींव को मजबूत करने जैसा था। और हाँ, उनके उदर के पीछे सिर्फ उनकी सैन्य ताकत नहीं थी, महाराष्ट्र की वो भौगोलिक स्थिति और लोगों में जो एक एकता की भावना आ रही थी, मतलब भाषा, धर्म, साहित्य को लेकर एक तरह का शुरुआती राष्ट्रवाद कह सकते हैं। हाँ, और उनकी चालाकी के किस्से भी कम नहीं। जैसे वो 1659 में अफजल खान को हराया, बीजापुर का सेनापति। ये सिर्फ एक लड़ाई थी या कुछ और? फिर 1665 में पुरंदर की संधि हुई मुगलों के साथ। काफी किले देने पड़े थे शायद, और फिर तो वो कमाली हो गया। 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकल भागना। अफजल खान वाली घटना वो सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, उससे शिवाजी एक ऐसे नेता बन गए जो बड़ी सल्तनतों को सीधी चुनौती दे सकता था। पुरंदर की संधि, हाँ, वो एक झटका जरूर था, लेकिन आगरा से निकलना, उफ, वो उनकी हिम्मत और सोचने की शक्ति दिखाता है। वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसने मराठों का हौसला बहुत बढ़ाया होगा, और मुगलों को भी पता चला कि ये आसान शिकार नहीं है। यहीं पर उनके प्रशासन की बात भी जरूरी है, खासकर वो अष्टप्रधान। हाँ, अष्टप्रधान, 8 मंत्री, पेशवा थे, अमात्य, सुमंत, सेनापति। ये क्या उस समय के हिसाब से कुछ नया था? बिल्कुल। 8 मंत्रियों की परिषद बनाना, शासन को मतलब ज्यादा व्यवस्थित करना था। पेशवा, प्रधानमंत्री जैसे, अमात्य, वित्त मंत्री, सुमंत, विदेश मंत्री, सेनापति तो सेना प्रमुख। इनके अलावा वाक्यान्वेष भी थे, जो खुफिया जानकारी रखते थे। सचिव थे पत्राचार के लिए, पंडित राव धार्मिक मामलों के लिए, और न्यायाधीश न्याय के लिए। ये दिखाता है कि शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक अच्छे प्रशासक भी थे। एक पूरा ढांचा बनाया उन्होंने। शिवाजी के बाद उनके बेटे राजाराम, फिर उनकी पत्नी ताराबाई आई। ताराबाई ने भी मुगलों से लोहा लिया अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर। लेकिन फिर सत्ता का केंद्र बदला जब छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ये कैसे हुआ? मतलब छत्रपति की शक्ति कम हो रही थी। हाँ, बिल्कुल, यहीं से चीजें बदलने लगीं। बालाजी विश्वनाथ बहुत काबिल थे, उन्होंने शाहू की बड़ी मदद की। फिर उनके बेटे आए बाजीराव प्रथम, वो तो अपनी तेजी और विस्तार के लिए जाने जाते थे। और फिर बालाजी बाजीराव, उनके समय तक तो पेशवा का पद लगभग क्या कहते हैं वंशानुगत सा हो गया था। और वो जो 1750 की संगोला संधि हुई, उसके बाद तो छत्रपति बस नाम के रह गए, सारी ताकत पेशवा के हाथ में। कुछ स्रोत नवंबर 1773 का भी जिक्र करते हैं, जब सत्ता पूरी तरह पेशवा के पास चली गई। अच्छा, तो जब पेशवा इतने शक्तिशाली हो रहे थे, साम्राज्य भी शायद फैल रहा था, तो संभाला कैसे जा रहा था सब? पैसा वगैरह कहाँ से आ रहा था? यहीं पर वो सरंजामी व्यवस्था का जिक्र आता है ना। सही कहा। साम्राज्य बढ़ा तो खर्च भी बढ़े, सेना रखनी थी, प्रशासन चलाना था, तो सरंजामी व्यवस्था ये एक तरह की जागीरदारी ही थी। मराठा सरदारों को उनकी सेवा के बदले जमीन दी जाती थी। उस जमीन के राजस्व से वो अपना और अपनी सेना का खर्च चलाते थे। ये साम्राज्य चलाने का एक तरीका था। लेकिन फिर चुनौतियां भी बड़ी आने लगी। अहमद शाह अब्दाली, उसने 1757 में दिल्ली पर हमला किया था ना। हाँ, अब्दाली एक बड़ा खतरा बन के उभरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा तक लूटपाट की उसने। मराठों ने जवाब दिया, अब्दाली के वाइसरॉय तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया था। अब्दाली इसी का बदला लेने और अपना दबदबा फिर से बनाने के लिए वापस आया था। और इसी का नतीजा थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761। मराठा सेना के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, और कहते हैं हार बहुत बुरी हुई। वो काशीराज पंडित ने जो लिखा है, 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं, और चांदी और तांबे की तो गिनती ही नहीं। कितना भयानक नुकसान। हाँ, वो शब्द सिर्फ हार नहीं बताते, वो तबाही का मंजर खींचते हैं।
दो मोती मतलब सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव जो छत्रपति के बेटे थे, सोनी की मोहरें यानी बड़े बड़े सरदार, और चांदी तांबा तो अनगिनत सैनिक। पानीपत की हार ने मराठा विस्तार पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। कई बड़े नेता मारे गए, मराठा प्रतिष्ठा को धक्का लगा, अंदरूनी फूट भी बढ़ने लगी। तो क्या मतलब पानीपत के बाद मराठा शक्ति खत्म हो गई या कुछ बचा था? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई। झटका बहुत बड़ा था, उससे उभरने में वक्त लगा, लेकिन उनका असर खासकर मध्य और पश्चिम भारत में वो बना रहा। और इसी दौर में हमें अहिल्याबाई होलकर जैसी शासक भी मिलती हैं। इंदौर की थीं। उन्होंने न सिर्फ अपना राज अच्छे से चलाया, बल्कि पूरे भारत में मंदिर, धर्मशालाएं बनवाईं। तो ये दिखाता है कि पानीपत के बाद भी मराठा सरदारों में दम बाकी था। तो हमने देखा शिवाजी महाराज ने नींव रखी, अष्टप्रधान ने प्रशासन संभाला, फिर सत्ता पेशवाओं के पास गई, साम्राज्य फैला। और फिर पानीपत की हार ने उस फैलाव को रोका, पर मराठा प्रभाव बना रहा। ये दिखाता है कि साम्राज्यों का बनना बिगड़ना कितना पेचीदा होता है। अंदरूनी राजनीति, बाहरी हमले, सब कुछ। बिल्कुल। आज की बात से एक सवाल जरूर उठता है, किसी साम्राज्य की ताकत क्या वो सिर्फ एक नेता के करिश्मे पर टिकी होती है जैसे शिवाजी के समय, या फिर प्रशासनिक ढांचा और सत्ता का संतुलन ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है।